गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फॉर माय इजी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट फिफ्थ, जो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। इसमें हमारे 3 टॉपिक आते हैं, तो इसका हम 3 लेक्चर बनाएंगे। एक पीएच के बारे में, एक बफर के बारे में, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हमारा तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रीजन वाई वी स्टडी अबाउट पीएच, मतलब हम पीएच के बारे में स्टडी क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। सोरेनसन पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच डिटर्मिनेशन मेथड, जिसमें कलरीमेट्रिक मेथड एंड इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे पीएच डिटर्मिनेशन मेथड में एक टॉपिक अलग से आप अपना ऐड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है, या पीएच पेपर मेथड। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें हमारे कुछ की टर्म है, तो की टर्म से जाने से पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि हम पीएच के बारे में पढ़ते क्यों। जैसा कि मैंने आप थंबनेल में लिखा है कि व्हाई वी स्टडी अबाउट द पीएच, तो हम पीएच के बारे में पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। समझिए कि जैसे आप कोई फार्मूलेशन तैयार करते हैं, तो उसका पीएच एडजस्ट करना बहुत ही, मतलब कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल करने के जितने बराबर होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए, किसी मेडिसिन का आप फॉर्मुलेशन करने, सच एज एंटी एसिड है, ठीक है। एंटी एसिड का वर्क क्या होता है कि स्टोमच में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से हमको एसिडिटी हो जाती है। उस HCl के सिक्रेशन को, उस HCl के कंसंट्रेशन को हमारा न्यूट्रलाइज करना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। एंटी एसिड का मतलब, एंटी एसिड वो मेडिसिन होती है जो स्टोमच के अंदर जो हमारा HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे पीएच का क्या उद्देश्य है। जैसे आप समझिए, पीएच का जो मतलब जो हमारा स्टोमच का पीएच है वो 1.5 से 2.5 के बिटवीन में रहता है। अब वहाँ पे HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा, तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं कि वहाँ का जो पीएच होता है वो 5 पॉइंट तक चला जाता है, जिसके कारण हमारे गले में जलन होने लगती है, एसिडिटी कॉज हो जाती है, पेट गुड़गुड़ करने लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक ऐसी मेडिसिन का यूज करते हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज करे। अब आपने वहाँ पे एंटी एसिड का यूज किया, तो अब एंटी एसिड का पीएच कितना हो कि वो जाके उस HCl के साथ बाइंड अप कर ले और उसके कंसंट्रेशन को गिरा दे, तो वहाँ पे जो उसका पीएच होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको एसिड है, अब एसिड को कमज़ोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वीक बेस का यूज करते हैं या हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एंटी एसिड का पीएच होता है वो 8 to 9 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का वीक बेस होता है। तो आप जब वीक बेस को, सॉरी वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड में आप जब मिलाएंगे तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि अगर आपका 3-4 पीएच गया, पेट स्टमच का गया, आपने वहाँ पे 8-9 पीएच का अपने कोई बफर सॉल्यूशन या पीएच या एंटी एसिड आपने मिला लिया, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो हमारा 3-4 है वो हमारा कम एसिडिक है, और जो हमारा 8-9 है वो हमारा बेसिक ज़्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा बेसिक होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब ज़्यादा बेस और कम एसिड मिलेगा तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया होने लगेगी। तो इसलिए हम पढ़ते हैं पीएच के बारे में। तो पीएच क्या है, पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन, और कहीं कहीं लिखा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोनों डेफिनेशन, दोनों दोनों मतलब जैसे कहते हैं कि दोनों मतलब फॉर्मुलेशन, या क्या कहते हैं कि दोनों पीएच का मतलब हमारा क्या होता है, पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों हो सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म एक हिसाब से बोल दें कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब बात आती है कि पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन हम कहाँ बताएंगे और पावर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ बताएंगे। तो अभी जब हम पीएच डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में हमारी एक डिवाइस होती है जहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक कर लेकर के। अब जहाँ पे हमारा कांटा रुक जाता है, उसी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि इतना % एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। वहाँ पे हम, बट अगर आप वहाँ पे बात आई पीएच, मतलब वहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हैं कलरीमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या है कलरीमेट्रिक मेथड का, तो वहाँ पे आपकी कोई स्केल काम नहीं आएगी। सीधा सीधा आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम की पावर होगी उसके हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेगा, और वहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे फॉर द पीएच। तो पीएच क्या है, पीएच इज डिफाइंड एज थर्मोडाइनेमिकली। अब थर्मोडाइनेमिकली हमने मतलब थर्ड यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था
कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, तो यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिकली का मतलब होता है चेंज इन द टेम्परेचर। द नेगेटिव लॉगर्थम मतलब जो लॉग होता है उसका नेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होता है उसका नेगेटिव लॉगर्थम हमारा क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये अभी हम डेरिवेशन के माध्यम से आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे की टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बफर क्या होता है? बफर कंपाउंड और मिक्सचर, एक प्रकार का कंपाउंड या मिक्सचर कहलाता है, ऑफ ए कंपाउंड या कंपाउंडों का मिक्सचर कहलाता है। क्यों? दैट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट इन द पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एल्कलाई। कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई फॉर्मुलेशन तैयार किया है, उसमें आपने बफर सॉल्यूशन ऐड कर लिया, अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या मिलाते हैं या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाते हैं, नियर अबाउट 9 ml तक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब हम इसको बफर में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, आइसो का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन और टोनिसिटी का मतलब होता है कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि इधर उधर आने जाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे किशमिश के अंदर पानी का जाना, ठीक है, तो डब्बा हो जाता है, वहाँ पे हाइपरटोनिक हो जाता है, और हम पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक। तो कहने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस होती है उसका बैलेंस बना रहना, यही इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस सॉल्यूशन हैविंग द सेम साल्ट कंसंट्रेशन एंड हैंस द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द रेड ब्लड सेल। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लो, जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में हमको वाटर की नीड होती है। ठीक है, अब वाटर क्या है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सॉल्ट है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे लिखा गया सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है अंदर बाहर दोनों, हैंस दिन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द रेड ब्लड सेल्स। और यहाँ पे मैंने आपको एक वाटर के एग्जाम्पल के द्वारा बताया। देन आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंट टू चेंज इन द पीएच, मतलब जो पीएच में हमारे चेंज होता है उसका रेजिस्टेंट। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज नॉट मच अल्टर बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कहने का मतलब क्या है, किसी सॉल्यूशन में अगर हमारा बफर मौजूद है, बफर सॉल्यूशन मौजूद है, अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होगा। देन आता है बफर इक्वेशन, जिसमें हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, मतलब कहने का क्या है, जो इसका कैलकुलेशन होता है पीएच का, उसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर इक्वेशन एंड चेंज इन द पीएच विद द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। अगर हम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस पर डालते हैं तो उसमें कितना चेंजिंग हो रहा है उसके पीएच में, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब बात आती है ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कहने का क्या मतलब है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का या किसी भी सोल्यूट मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन अब हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा। अब जैसे आपने किशमिश और वाटर को, मतलब किशमिश को पानी में भिगो दिया, आप सुबह उठकर देखेंगे कि वो एकदम डब्बा हो जाता है किशमिश, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरटोनिक की प्रक्रिया होने लगती है। कहने का क्या मतलब है कि जो किशमिश है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बट वो बाहर नहीं फेंकता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब कहने का क्या है कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है उस सॉल्ट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। देन आता है हमारा हाइपोटोनिक। हाइपो से मतलब समझ सकते हैं कि कम। अब जैसे सिरिंज हो जाना उसके सेल के, जैसे आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाना, मतलब पानी का निकल जाना, तो आप क्या होंगे, धीरे धीरे सूखने लगेंगे, सूखा रोग होने लगेगा आपको, तो उसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक। लेस देन साल्ट कंसंट्रेशन, कहने का मतलब क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, किससे, सॉल्ट कंसंट्रेशन से। फिर आता है ऑस्मोलिटी क्या होती है, osmolality number of osmोल्स solute present in the solution। then osmolarity क्या होती है, number of osmoल्स present in the ml per liter of the solvent। and tonicity क्या होती है, concentration of solute that cannot cross the membrane। तो आइए हम अपने सीधे इन 1909 द डेनिश साइंटिस्ट सोरेन पीटर लॉयटी सोरेनसन, जो कि एक डेनिश साइंटिस्ट है,
फर्स्टली रिकॉग्नाइज द टर्म पीएच, इन्होंने ही सबसे पहले पीएच टर्म का रिकॉग्नाइजेशन किया था या कह लें कि इस्तेमाल किया था। पीएच इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोकेमिकल पैरामीटर, मतलब कहने का क्या है, जो पीएच है, जो पीएच स्केल है, ये सबसे महत्वपूर्ण किसके तौर पे, फिजिकल और केमिकल, उसकी अपीयरेंस के हिसाब से, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक पैरामीटर है कंसाइडर्ड इन द फार्मेसी, जो कि फार्मेसी में कंसाइडर किया गया है, which may affect the numerous, न्यूमरस का मतलब क्या होता है, अधिक संख्या में, न्यूमरस नंबर ऑफ द ड्रग मतलब बहुत सारी ड्रगों को इफेक्ट करता है, बहुत सारी ड्रगों के मॉलिक्यूल को इफेक्ट करता है, एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग रिजल्टिंग थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। अब फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है कि स्टमच का पीएच, टीयर्स का पीएच, आंसू का पीएच होता है हमारा, यूरिन का पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है, पूरे बॉडी फ्लूइड का पीएच होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग रिजल्टिंग थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोस्ट ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विदाउट नोविंग अबाउट द पीएच, मतलब अगर हम पीएच के बारे में नहीं जानते हैं, बफर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कहने का क्या मतलब है, अगर हम पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, डिफिकल्ट टू डिजाइन द फार्मूलेशन व्हिच कैन प्रोवाइड राइट एक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब कहने का क्या है, कोई भी फार्मूलेशन को हम उतनी इजीली नहीं बना पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे टीयर्स का जो होता है वो एसिडिक होता है, तो उसके लिए कितने नियर अबाउट हमें 2 से 3 पीएच के हमको मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। एंटी एसिड है, वहाँ पे बेसिक प्रिपरेशन की यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपका स्टमच का पीएच है 1.5 to 3.5 है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया। जैसे स्टमच का पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5 होता है। सलाइवा का पीएच 6.2 तो 6.2 होता है बिफोर मीलिंग, मतलब ब्रेकफास्ट या लंच करने या डिनर करने से पहले जो आपका सलाइवा का पीएच होता है 6.2 होता है। बट मीलिंग के बाद, खाना खाने के बाद उसका पीएच बढ़ के कितना हो जाता है, 7.6 हो जाता है। ये आप पीएच पेपर से कभी भी ट्राई कर लेना। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.3 टू 7.35 टू 7.45 के नियर अबाउट में होता है। तो हमारे किस पे आता है, फिजियोलॉजी ह्यूमन बीइंग के आधार पे आता है। ठीक है, अब बात आती है फार्मूलेशन में। ठीक है, अब अप्थेल्मिक ने एग्जांपल के तौर पे बताया एंटी एसिड एंड अप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जिसका जो हमारे पीएच होता है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं होता है अप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए जो हमारा पीएच होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमारे फार्मेसी में रखा गया है। पीएच इज द यूनिट, मतलब पीएच एक प्रकार का मात्रक है दैट मेजर द डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब किस बेस पे ये करता है, जैसे 1 से 7 आपको बताया कि एसिडिक है, फिर 7 से 15 आपको बताया कि बेसिक है, अब 7 के बीच में आता है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। तो वही बता रहा है, एक प्रकार का मात्रक है जो आपको दिखाता है कि हमारा कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अकॉर्डिंग टू द सोरेनसन, मतलब सोरेनसन जो हमारे साइंटिस्ट थे, डेनिश साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब कैसे होता है इसका आप भी देखिए डेरिवेशन के हिसाब से। ठीक है, तो pH इक्वल टू log1/H+ होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे रख लिया अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल। अब यहाँ पे आप लॉगरिथम रूल लगा दीजिए, एक को मतलब एक को A मान लीजिए और हाइड्रोजन आयन को B मान लीजिए, तो यहाँ पे pH इक्वल टू log A/B हुआ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से समझाता हूँ, आप A इक्वल टू मतलब 1, जो 1 लिखा हुआ है वो मान लीजिए, और B इक्वल टू आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए। आपने मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन के आया, log A/B, मतलब log A/B। अब आपको रूल के हिसाब से पता होगा कि अगर log A/B है, अगर उसको आप खोलेंगे तो log A माइनस log B हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, एक हमने लिया था कि एक बराबर हमारा A है और B बराबर आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहीं पे आप मान लीजिए log A का मान 1 और माइनस log B का मान log H+ है। यहाँ पे हम इसको सिंपली तरीके से खोलने के लिए AB लिया था, बट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी खोल सकते हैं log A/H+ लेकर। तो आप यहाँ पे क्या डायरेक्ट खोल दीजिए log 1 माइनस log H+। तो चूंकि हमें पता है कि log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम log a का मान 0 रख देंगे, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। तो अगर आप 0 में से किसी संख्या को घटाते हैं तो 0 का महत्व वहाँ पे खत्म होकर हम उसी संख्या को वैसे ही उतार देते हैं। वहीं पे हमने यहाँ पे लिखा b का मान हमारा क्या था, माइनस लॉग एच प्लस। तो pH बराबर माइनस लॉग एच प्लस। अब माइनस लॉग अर्थिम, यहाँ पे बात समझ में आएगी कि नेगेटिव लॉग अर्थिम कैसे होता है, ऐसे होता है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कहने का क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का pH कैन बी कंसाइडर्ड इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिक स्केल। न्यूमेरिक इसका मतलब उसमें नंबरिंग स्केल, जैसे आप स्केल का यूज करते हैं, पटरी का यूज करते हैं 1 से 15 तक, उसी प्रकार की एक न्यूमेरिक स्केल होती है फ्रॉम द 0 टू 14, जिसमें 0 टू 14 की नंबरिंग की होती है। अब बात आती है 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। 8 9 10 11 12 13 14 आपका क्या होता है, बेसिक होता है। और जो बीच का 7 होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। तो ये आपकी क्या है, सोरेनसन का पीएच स्केल है। देन न्यूट्रल पीएच, मतलब आप अब पीएच हमारा अगर न्यूट्रल लेते हैं तो 7, लेकिन 7 कहाँ है, एट ए रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो सोरेनसन का पीएच है वो 7, मतलब तब माना गया है न्यूट्रल। 7 नंबर पे हमारा न्यूट्रल माना गया है एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अगर इसी टेम्परेचर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो जो इसका न्यूट्रल पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है, 7.47। और अगर आप इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो जो इसका न्यूट्रल मान आता है वो आता है कहाँ पे, स्केल पे आता है 6.15 पे। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अदला बदला करता है, ठीक है। यही इसकी लिमिटेशन भी है, यही इसकी एक्सेप्शन भी है, यही इसका अपवाद भी है। अब इसका लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट कवर वेरी हाई कंसंट्रेशन, मतलब कहने क्या क्या, किसी प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे H2SO4 है या HNO3 है, तो वहाँ पे इसका पीएच नहीं, हम इस पीएच स्केल से नहीं मेजर आउट कर सकते हैं। एंड पीएच वैल्यू एंड वेरी लो पीएच, अब किसी का पीएच इतना लो है कि उसका 0 से भी कम जा रहा है, जैसे बहुत सारे हमारे इससे प्रोडक्ट होते हैं जिनका माइनस में पीएच जाता है, माइनस में कंसंट्रेशन जाता है, तो वहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। पीएच इज कन्फर्म ओनली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, कहने का मतलब क्या है कि जो सोरेनसन का पीएच स्केल है उससे केवल आप एक्वस सॉल्यूशन का, मतलब तरलीय पदार्थ का केवल आप पीएच कंफर्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर वो सोल्यूट है या किसी भी प्रकार का वो सॉलिड है तो वहाँ पे आप सॉलिड का कैसे करेंगे भाई, उसमें कोई डिप तो होगा नहीं, कलर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो वहाँ पे होगा नहीं। तो इसलिए हम वहाँ पे सॉलिड का पीएच डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोरेनसन पीएच स्केल। देन आता है हमारा एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल इन द फार्मेसी, पार्टिकुलर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्शन एंड लिक्विड ऑरल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एंटी एसिड का एग्जांपल बता चुका हूँ, आई ड्रॉप का भी बता सकता हूँ। जैसे आपके जो टीएस का पीएच होता है नियर अबाउट 2 to 3 होता है, जो कि वो एसिडिक होता है, या नियर अबाउट कभी कभी होता है कि जब आप रोने लगते हैं, हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा आपको ज़्यादा आती है, तो वहाँ का पीएच क्या होता है, घट के बढ़ जाता है, बढ़ के घट जाता है, ठीक है। ये हमारा साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपके जो टीयर्स हैं, आंसू गिरने लगते हैं, उसका पीएच दूसरा होता है। और आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उसका पीएच दूसरा होता है। ये हमारा साइंटिफिकली प्रूफ है, ये तो अलग की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे द पीएच इज मेंटेन, मतलब पीएच मेंटेन इज बाय एडिंग बफर टू द ड्रग सॉल्यूशन। अब बात आती है कि हम ड्रग सॉल्यूशन में पीएच को कैसे मेंटेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगर आपने उसमें बफर सॉल्यूशन डाल दिया तो वहाँ पे 9 ml तक आपके, मतलब 9 ml तक मतलब एसिड या बेस डाल देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयरफॉर एप्लीकेशन रिमेन सेम फॉर द पीएच एंड बफर सॉल्यूशन। देन पीएच वैल्यू ऑफ सम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसके पीएच वैल्यू के बारे में हम देखते हैं। जैसे एसीटेड है, अब एसीटेड एक प्रकार का सिरप है जिसको हम यूज करते हैं, कप सिरप के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पीएच होता है 5.0 to 7.2 होता है। बेनेड्रिल, बेनेड्रिल खांसी की सिरप आप जानते ही हैं कि कफ रिमूवर हमारी होता है, ये सिरप इलेक्जर होता है, इसका पीएच कितना होता है, 7.0 होता है। ऑरेंज सिरप, ऑरेंज सिरप होती है, जैसे जाइम की सिरप आती है, ठीक है, जो बच्चों को दी जाती है, एंजाइम की सिरप आती है जिससे आपके एसिडिटी कॉज होती है, उसमें यूज करते हैं आप, ठीक है। वो कौन सी ऑरेंज सिरप होती है, ये उसका जो पीएच होता है 2.5 to 3.0 होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
जैसे आप मेडिकल पे जाते हैं ताकत के, जैसे न्यूरोबियन आपने ले लिया, गोल्ड ले लिया या न्यूरोबियन ले लिया, उसके टाइप का कोई सिरप ले लिया, सीधा सीधा मेडिसिन जो देहात में आता है, टिन टिन घोड़ा, ठीक है, ये सब हमारी मेडिसिन आती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती है। फिर टॉलीट सिरप आता है। अब टॉलीट सिरप क्या होता है कि टॉलीट सिरप का जो यूज होता है बहुत हाई लेवल पे होता है। मतलब कहने का क्या है कि इसको आप कफ सिरप के रूप में भी यूज करते हैं और कैंसर के इलाज में भी टोलू का यूज किया जाता है। तो इसका जो पीएच होता है 5.5 होता है। देन आता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या होता है, जो कि हमारे आई ड्रॉप में एक फॉर्मुलेशन, मतलब एक उसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी यूएसपी जो इसका पीएच होता है वो 2.2 टू 4.5 होता है। पिलोकार्पिन नाइट्रेट ये भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, 4.0 टू 5.5। क्लोरम फेनिकॉल होता है, ये भी आई ड्रॉप में यूज किया जाता है, 7.0 टू 7.5 के बिटवीन इसका पीएच होता है। डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज मतलब जो हमारे बॉडी में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब डायबिटिक नहीं, जो मतलब हाइपोथेलमिया का मतलब हाइपोथेलमिया होते हैं, मतलब जिनमें शुगर लेवल कम हो जाता है, उनको डेक्सट्रोज का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो उसका जो पीएच होता है 3.6 टू 6.5 के बिटवीन होता है। देन आता है ऑक्सीमेटाजोलिन जो कि नजल ड्रॉप होता है, इसमें क्या होता है जिसका पीएच होता है 4.0 टू 6.5 होता है। देन आता है लाइरोसिन, ये भी नजल ड्रॉप के इंग्रेडिएंट है, इसका भी हमारा जो पीएच होता है 3.0 टू 4.3 होता है। फिर आता है क्लोरोफेनिकॉल जो कि ईयर ड्रॉप हो, जिसका पीएच कितना होता है 4 टू 8। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का कि हम कितने पीएच पर इसको एडजस्टमेंट करते हैं। देन आता है इसका एप्लीकेशन तो हमने एक देख ही लिया है, लेकिन वो किसका एप्लीकेशन था, वो हमारा सोरेनसन पीएच स्केल का एप्लीकेशन था। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट पीएच का एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या है, उसका खासियत क्या है, उसकी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका पीएच सुटेबल है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, स्टेबल होगी। तो मेनी कंपाउंड गेट हाइड्रोलाइज इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। एडजस्टिंग द पीएच, अगर आप उसका पीएच एडजस्ट कर देते हैं ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसकी क्या होगी स्टेबलाइजेस सच ड्रग्स, मतलब कहने का क्या मतलब है कि उस ड्रग की जो स्टेबलाइजेशन हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे वाइटमिन्स आर सोल्यूबल, मतलब सॉरी, वाइटमिन्स आर स्टेबल ओनली विद इन नैरो पीएच रेंज, मतलब कब पीएच पे ही वो स्टेबल रहते, अगर उसका पीएच आपने बढ़ा दिया तो वो हमारे डिस्टेबल होने लगते हैं। देन आता है इम्प्रूविंग प्योरिटी, अगर आप उसका पीएच आपने मेंटेन किया हुआ है तो उसकी प्योरिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो प्रोटीन्स आर प्यूरिफाइड बेस्ड ऑन दी फैक्ट, मतलब कहने का क्या है कि जो प्रोटीन होती है वो प्यूरिफाइड बेस्ड के रूप में होती है फैक्ट के अकॉर्डिंग। दैट एम्फोटेरिक कंपाउंड, जो कि एक एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, सीधा समझ लीजिए कि वाटर ना जो पीएच ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। आर लेस सोल्यूबल एट दियर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो उसका नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो आइसो मतलब सेम हो जाता है, वहाँ पे मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उस पॉइंट पे ये कम सोल्यूबल होता है। एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन। अब इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, उसका जो अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में उसको हम डिजॉल्व करते हैं कितने पीएच पे, बिटवीन 5.0 टू 6.0 के बिटवीन में पीएच पे हम उसको, जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका पीएच हमारा 5.0 से 6.0 तक होना चाहिए, उस पर अगर हम उसको डिजॉल्व कर देते हैं। मेथड यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, तो इस मेथड का हम यूज करते हैं इंसुलिन के प्यूरिफिकेशन के लिए। देन ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे एंजाइम्स हैव मैक्सिमम एक्टिविटी एट द डेफिनेट पीएच वैल्यू। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपने पीएच उसकी वैल्यू डेफिनेट की हुई है, सेट की हुई है, तो जो एंजाइम्स होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल पेप्सिन हैज मैक्सिमम एक्टिविटी एट द पीएच 1.5। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका पीएच 1.5 है तो जो पेप्सिन की एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होगी, मतलब वो अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर देगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो आप प्रोडक्ट का स्टोर करते हैं। ग्लास कंटेनर्स आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो आप तो जानते हैं जैसे सिरप विरप आती है तो ग्लास कंटेनर या आप तो प्लास्टिक कंटेनर में आने लगी है। बट सम टाइम्स, मतलब कुछ समय ऐसा होता है कंटेनर के साथ इम्पार्ट एल्कालिनिटी टू द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो कंटेनर होता है वो
जो एल्कलाई प्रोडक्ट है हमारे जो फॉर्मुलेशन उसके साथ जाके कॉन्टामिनेशन कर लेता है, दैट रिजल्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अल्टर्ड, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके पीएच जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है उसके पीएच में अल्ट्रेशन हो जाता है। देन पीएच डिटर्मिनेशन टॉपिक, इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड एंड कैलोरीमेट्रिक मेथड, बट आप इसमें एक टॉपिक बढ़ा भी सकते हैं अपने तरफ से जो पीएच मेथड होता है, मतलब कहने का क्या है, जिसमें आप पीएच पेपर का यूज करते हैं उसके हिसाब से आप बताते हैं कि किसका पीएच एसिडिक है या बेसिक है। तो द फार्माकोपिया स्पेसिफाइड द एडजस्टमेंट ऑफ द डेफिनेट पीएच फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक है। तो फार्माकोपिया में हमारा दिया हुआ है, हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, इसीलिए फार्माकोपिया में दिया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू द मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और पहले हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, पहले बता भी चुके हैं कि क्यों मेजर होता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर 2 मेन एंड सिंपल इंपॉर्टेंट मेथड आर यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच, मतलब इसके 2 मेथड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, एक कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड अब यहाँ पे दोनों का एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले साल आपने एनालिसिस पढ़ी थी, वहाँ पे आप इतने टाइट्रेशन कर रहे हैं, कलर चेंजिंग के आधार पे कर रहे थे, तो वो क्या हमारा कैलोरीमेट्रिक मेथड था, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। आपने पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के अंतर्गत जहाँ पर आपने ग्राफ बनाया था वहाँ पे आपने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का यूज किया था, मतलब पोटेंशियोमेट्रिक मेथड का यूज किया था, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया होता है और उसका जो मतलब पॉइंट होता है उसको हम वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से सेटअप कर देते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, और हम उसे किसी मतलब जो सॉल्यूशन होता है बनाया प्रिपेयर किया जाता है उसमें हम उस इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं और हमको वो पता चल जाता है, उसकी कंसंट्रेशन पता चल जाती है। तो आइए हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, ठीक है। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रोमेट्रिक से आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोड और मेट्रिक से मेजर आउट करना, मतलब इलेक्ट्रोड के माध्यम से उसके पीएच को मेजर आउट करना इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड कहलाता है। तो द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन can be determined by means of an electrode या use of the electrode that's potential it depend on the hydrogen ion activity, जिसकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी पे। आप चाहे यहाँ पे पोटेंशियल लिखिए चाहे कंसंट्रेशन लिखिए। दी हाइड्रोजन एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, मतलब जो हाइड्रोजन है और जो ग्लास इलेक्ट्रोड्स है आर द टिपिकल पीएच इलेक्ट्रोड, दोनों ही क्या है, एक टिपिकल पीएच इलेक्ट्रोड है व्हिच कैन बी यूज्ड लेटरल टू ईच अदर। देन आता है हमारा प्रिंसिपल, इसका क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिट एट द इंटरफेस। अब बात आती है यहाँ पे इंटरफेस कैसे बना, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के आप किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो जैसे हमने सरफेस इंटरफेस सरफेस टेंशन में पढ़ा था कि कोई भी 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर अगर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे उन दोनों के बीच का जो सरफेस होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा इंटरफेशियल सरफेस टेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका किसी एक मेटल आयन का बना होगा और जो आपका सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड का होगा। तो जब लिक्विड में और मेटल के सरफेस जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर एक इंटरफेस बनेगा बिटवीन ग्लास एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। The magnitude of this difference varied with the concentration of the hydrogen है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी वहाँ पे मशीन लगी हुई जिस पे आप देखेंगे कि उसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, घटेगा बढ़ेगा, वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। अगर हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो पीएच हमारा एसिडिक होगा। अगर हमारी OH मतलब हाइड्रोक्सिन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हुई तो जो हमारा पीएच होगा वो बेसिक में आएगा। द मेथड इज हाईली एक्यूरेट, कहने का मतलब क्या है कि ये एक्यूरेट पॉइंट देता है एंड यूज इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में हम इसका यूज करते हैं, वर्क एंड बाय रिसर्चर्स, और रिसर्चर्स भी इस पे वर्क करते हैं, ठीक है, इसी का यूज करते हैं। एक्यूरेंसी मतलब जो इसकी एक्यूरेंसी है, पीएच की एक्यूरेंसी वो 0 से 0.0001, कहने का मतलब क्या है कि नथिंग, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें जो डिफरेंस आ सकता है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको एक पीएच मीटर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको यार 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन की हुई चीज़, पीएच जिसका पीएच कितना 4, 7 या 10 होना चाहिए, थर्मामीटर की यूज पर आपका यूज कर मतलब ज़रूरत पड़ेगी, एंड ग्लास स्टीयरिंग रॉड के
यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका स्टीयरिंग भी तो करेंगे, मतलब अच्छे से मिलाएंगे भी तो। देन इसका प्रोसीजर क्या है, दी वाटर सैंपल प्रॉपरली मिक्सड। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन ही हम किसका मतलब करेंगे इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से, ठीक है। तो जो आपका सैंपल होगा उसको आप कंप्लीटली मिक्सड कर लेंगे विथ वाटर एंड स्टेयर्ड विथ अ ग्लास रॉड, मतलब अब उसका आप ग्लास रॉड से आपको स्टेयर कर लेंगे नियर अबाउट 40 ml। आप 40 ml भी ले सकते हैं, 35 ml भी ले सकते हैं, या 45 ml भी ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज सेट अप टू दी सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है कि टेम्परेचर इज सेट टू दी सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब इसका मतलब समझिए कि जितना आपका वेदर का टेम्परेचर होगा, मतलब मौसम के टेम्परेचर के आधार पे आप उस जो मशीन होगी, ठीक है, मतलब जो पीएच डिटरमाइन करेगी, यहाँ पे पीएच का आपको नंबर दिखेगा, उसका आप वहाँ पे सेटअप कर देंगे। देन टेम्परेचर इज सेट टू द सॉल्यूशन टेम्परेचर इलेक्ट्रोड्स। कहने का क्या मतलब क्या है कि अब जब उसका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को आप सेट कर देंगे एज इट इफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स एंड सैंपल टेम्परेचर बिकम सेम। कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोड के और सैंपल का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, फर्स्टली इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन। देन हम क्या करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या, जो फार्माकोपिया में हमारे दिया गया है उसके हिसाब से बनाया गया बफर सॉल्यूशन, जिसका पीएच कितना होगा 7.0, उसमें हम इमर्स्ट कर देंगे एंड कैलिब्रेट अगेन विथ M/20 पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट। कहने का मतलब क्या है कि अब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। किससे करेंगे, M/30, मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रोड इमर्स इनटू द सैंपल। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा उसको हम फिर सॉल्यूशन में इमर्स कर देंगे। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज रीड फ्रॉम द मीटर डायरेक्टली। उसके बाद हम उसकी पीएच वैल्यू मेजर आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर। मीटर के सहायता से, जो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पीएच रीडर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे होगा, ये आपका पीएच रीडर है, ठीक है। यहीं पे आपको एक स्केल लगी होगी जहाँ पे 0 से 14 आपकी नंबरिंग रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको एक नंबरिंग दिखी होगी जहाँ पे वो टेम्परेचर आपका शो करेगा। और ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने एक सॉल्यूशन लिया, किसका सॉल्यूशन लिया, HCl आपने यहाँ पे डाला और एक टेस्ट सॉल्यूशन डाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो इसका पीएच है और इसका पीएच है, मतलब इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर है और जो HCl और टेस्ट सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, दोनों को सेम कर लेंगे, ठीक है, मतलब दोनों को इक्विलिब्रियम संतुलित कर लेंगे। तब हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इसमें इमर्ज करेंगे एंड देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे इमर्ज करेंगे। अब जितना यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का पीएच होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपका एसिडिक होगा तो 7 से इधर रहेगा, अगर आपका बेसिक रहेगा तो 7 के इधर जाएगा। तो यही हमारा इसका प्रोसीजर के माध्यम से हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। देन आगे नेक्स्ट हमारा आता है इसका एडवांटेजेस क्या है। ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर इसमें रेडॉक्स सिस्टम है, मतलब कहने का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया हो रही है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिंस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड, sensitivity of electrometric method is high. Third, the pH range of measurement is large. Fourth, solution is uncontaminated because addition of indicators is avoided. Then disadvantages क्या, not suitable for viscous solution, ये viscous solution के लिए suitable नहीं है। poor ionic mobility and costly है ये, ठीक है। देन हमारा आता है कल्रीमेट्रिक मेथड। अब कल्रीमेट्रिक मेथड आपने बहुत बार किया हुआ, पिछली बार एनालिसिस में आपने स्टार्च इंडिकेटर का यूज करके फिनोफिलिन, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड, डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर का यूज करके आपने कलर चेंज किया है, होली खेली हुई है उसके साथ। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसके हिसाब से जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा कलरीमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अबाउट 0.2 प्लस माइनस। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पीएच का जिसमें जो एक्यूरेंसी आएगी वो 0.2 की आएगी, 0.2 यूनिट की आएगी। मतलब कहने का क्या है कि उसका पीएच 0.2 इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, इन रेंज ऑफ 3 to 10 बेस्ड ऑन दी कलर चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीधा सीधा यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस आता है। कैसा डिसएडवांटेज है
कि इसका यूज हम केवल अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 3 है या 10 है तभी उसी के 3 से 10 के बीच है तभी कर सकते हैं, अथवा नहीं कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द कंपैरिजन ऑफ कलर ऑफ द टेस्ट। कहने का मतलब क्या है? इसमें हम कलर करेंगे, मतलब उस कलर के कंपेयर करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड कलर के सॉल्यूशन से। अब जितना स्टैंडर्ड में दिया रहेगा आप कलर के हिसाब से, जैसे आप पीएच मापते हैं पीएच पेपर से और कलर के हिसाब से आप मिला लेते हैं, उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे। ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड डेफिनेट पीएच वैल्यू। देयर आर टू डिफरेंट मेथड फॉर द मेजरिंग द पीएच ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजिंग। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड है कलर चेंजिंग के आधार पे। तो पहला क्या है? पहला कलरीमेट्री पेपर या लिटमस पेपर, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं था बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसमें रिक्वायरमेंट किसकी किसकी होगी? आपके पीएच पेपर की या लिटमस पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, सैंपल का रिक्वायरमेंट होगा, स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू एंड कलर का, मतलब जो आपके कलर के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टैंडर्ड, वो आपके पास होना चाहिए। मेथड क्या है? टेक द पीएच पेपर, आप पीएच पेपर को ले लीजिए एंड इमर्स इनटू द वाटर टू चेकिंग। अब उसको वाटर में आप चेकिंग करने, क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है तो उसमें कोई भी कलर चेंजिंग नहीं होगी। टेक द सैंपल, आप क्या करेंगे? सैंपल को टेक करेंगे, ड्रॉप ऑन द पेपर। अब पेपर पर एक एक बूंद ड्रॉप करेंगे। ऑब्जर्व द कलर चेंजिंग ऑन द पेपर। अब क्या करेंगे कि वहाँ पे कलर चेंजिंग हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे आपके क्या ऑब्जर्वेशन हो चाहिए? अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं या न्यूट्रल कर रहे हैं, अगर उसका कलर रेड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक है। अब रेड में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब कलर होते हैं, ठीक है। तो आप सब कलर के हिसाब से 1 से 7 तक का पोजिशन, आप सोल्यूशन का पोजिशन आप देख लीजिए और वहाँ पे आप बता दीजिए कितना % एसिडिक है, इतना एसिडिक नहीं है, ठीक है। अगर आपका बेस सॉल्यूशन है तो वो आपको लाल लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। देन हमारा जो सेकंड मेथड है बाय स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच रेंज, जो आपकी सिलेबस में दिया गया है। द कलरीमेट्री मेथड इज लेस एक्यूरेट, लेस कन्वीनिएंट एंड एक्सपेंसिव देन इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है एज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। दिस मेथड इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स। मतलब जो ये टेस्ट होता है वो इंडिकेटर के प्रेजेंस में होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, सच एज मेथाइल ऑरेंज रेड या मेथाइल ऑरेंज ETC, स्टार्च इंडिकेटर, फिनोफ्लिन इंडिकेटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है? स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच। मतलब अब स्टैंडर्ड है तो उसका सब कुछ हमको पता ही होगा, फार्माकोपिया में दिया ही होगा। या वैल्यू रेंजिंग, जिसकी वैल्यू होगा 3 to 11, मतलब जो आप बफर सॉल्यूशन बनाएंगे उसका वैल्यू कितना हो गया? 3 से 11। आर प्रिपेयर्ड विथ 1.0 pH इंटरवल। फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर जो कि यूनिवर्सल आर एडेड टू ईच बफर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि आप जो 3 से लेकर 11, मतलब एक बफर सॉल्यूशन 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, ठीक है, जो आप बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों, मतलब पूरे में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में आप डाल देंगे। डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होगा। एसिडिक होगा रेड आएगा, बेसिक होगा आपका क्या आएगा? ब्लू आएगा। तो उसी हिसाब से आपका कलर वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए, आपने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 तक आपने लिया, इसको काटिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बफर सॉल्यूशन डालना शुरू किया, कितने इंटरवल पे? इस पे आपने मान लीजिए कि 3 pH का, 4 pH का, 5 pH का, 6 pH का, 7 pH का, 8 pH का, 9 pH का, 10 pH का, 11 pH का आपने बफर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप डालेंगे इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर सच है, जो स्टार होता है, फिनोफ्लिन होता है, आप वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करना शुरू हो जाएगा। अब हम 7, मतलब जो हमारे पूरे हैं 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, जितना 9 है, 9 का आप वहाँ पे कलर का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे और आप पता कर लेंगे, ठीक है। देन आता है हमारा फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स आर एडेड टू द बफर सॉल्यूशन एंड डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आप डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हो गए। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द टेस्ट सैंपल। अब आप कुछ, मतलब कहने का क्या है, जैसे आपने वहाँ पे 9 आपने लगा दिया, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन लगा लिया। अब वहाँ पर एक टेस्ट सैंपल लीजिए, एक सॉल्यूशन ले लीजिए जिसका आपका ना पीएच पता है, ना कुछ पता है, ना सॉल्यूशन के बारे में पता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको उसका पीएच डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉप यूनिवर्सल इंडिकेटर की उस टेस्ट सैंपल में डाल देंगे और फिर आप जो 9
नो आपने बफर सॉल्यूशन में पीएच मतलब इंडिकेटर मिलाया था, उसके अकॉर्डिंग से दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, कंपेयर द स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन विथ ईच अदर। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन होगा उन दोनों के बीच में आप उसको दोनों को कंपेयर कराएंगे। द एग्जैक्ट पीएच ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज रिपोर्टेड। आप देख लेंगे कि दोनों का सेम कहाँ पॉइंट है, आप उस हिसाब से बता देंगे कि किसका इतना पीएच है। इसका एडवांटेजेस क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द एसिड बेस रिडक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन या टाइट्रेशन। इफ द ड्रग डज नॉट एग्जिबिट बफर एक्शन ऑन इट्स ऑन, पीएच कैन बी डिटरमाइंड विद द रीजनेबल प्रिसीजन। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस सॉल्यूशन एंड जेल या सॉलिड मटेरियल, कॉस्टली होता है, स्पेशली ओनली ग्लास इलेक्ट्रोड इज यूज। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके हमको बताइए अगर हमने कोई गलती की हुई बताने में तो उसको भी आप शो कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आज मैंने आप ग्रुप में मैसेज कर दिया गया है कि 25 नवंबर से हम डेली क्वेश्चन, डेली आंसर, डेली मतलब डेली क्वेश्चन, डेली आंसर, डेली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो हम मतलब एक प्रकार का वो चला रहे हैं। तो उसके आधार पे आपको 25 नवंबर से 3, 4, 5 करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको पढ़ना है, उसका आंसरिंग करना है, ग्रुप में भेजना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसका एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके आप अपना मिला लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे हम कुछ अदर भी इंक्लूड करेंगे उसके बारे में कि अगर कैसे इंक्लूड करेंगे। फिनॉल एसिडिक होता है, सबको पता है क्यों एसिडिक होता है, कैसे एसिडिक होता है, आखिर फिनॉल ही एसिडिक क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ेंगे कि फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है, ये नहीं पढ़ेंगे। फिनॉल एसिडिक होता है तो एसिडिक क्यों होता है, फिनॉल एसिडिक होता है तो कैसे एसिडिक होता है, इन सब के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप 25 नवंबर तक वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे के द्वारा अब जैसे हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, हम लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा 8 से 8:30 तक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और जो हम आपको 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पर डे भेजेंगे उसको हम डायरेक्ट बोर्ड पे बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।